नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं मराठी अंतर्भारती इसमें से इकाई पहली और उसका छठा अध्याय मकबरा माझ्या मनातला ये लेकर आई हूँ। इसे डॉक्टर यू पठान जी ने लिखा है, जिनका जन्म पुणे में 1930 में हुआ था। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सुप्रसिद्ध साहित्य संत साहित्याचे गाडे अभ्यासक व्यासंगी व्यक्ती पुणे येथे 1990 साली भरलेल्या 63व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद यांनी भूषविले आहे. भाऊसाहेबांची बखर, मराठवाड्यातील लोककथा, नवरस नारायणकृत शल्यपर्व, गोपालदासकृत शुकदेव चरित्र, महानुभाव, साहित्य संशोधन खंड 1 इत्यादी संशोधनपर संपादित ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन, शोधणी, अजून आठवतं इत्यादी लेखसंग्रह अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केलेली आहे. मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखांचा ताम्रपटांचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे. आता आपण इथे बघतो मुलांनो की जे पठाण साहेब आहेत ह्यांनी जे आहे व्यासंग म्हणजे खूप अध्ययन खूप केले, खूप मोठे माणूस ते. त्यांचा जन्म पुण्याला झाला है ना, पण 1990 साल यानी 1990 साल में जो अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ उसमें ये अध्यक्ष बने थे. उसके बाद में इन्होंने इतने सारे ग्रंथ जो हमने अभी यहाँ पर देखे, इतने सारे ग्रंथों की जो है संशोधन कार्य भी किया इन्होंने और उसके साथ साथ में लिखे भी. अब इस पाठ के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या है. तो बीबीचा मकबरा जो है, प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रिणीचे वर्णन केलेले आहे. यानी उन दोनों में एकदम जीवाभावाची मैत्री होती, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, है ना, बहुत दोनों वो क्लोज फ्रेंड थे. अब यहाँ पे क्या है, अब कोई मकबरा किसी का फ्रेंड हो सकता है क्या, क्योंकि मकबरा एक वस्तु है ना, और जो लेखक है वो एक इंसान है, पर यहाँ पे किसी चीज़ का मानवीकरण किया गया है. ठीक है, इस चीज़ का यानी मकबरे का मानवीकरण करके लेखक जो है उसको अपना एकदम क्लोज फ्रेंड मान के और जो है ये कथा हमारे सामने रख रहे, ये कहानी हमारे सामने रख रहे हैं. तो बोलते हैं कि ये मेरा एकदम खासम खास जो है फ्रेंड था. आणि तसेच मकबऱ्याच्या विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखाचा क्षणाचा साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केले. अब यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि मेरे जीवन में जितने सुख दुख आए वो सारे जो है इस मकबरे ने देखे हुए हैं, अर्थात जितनी धूप छाँव लेखक के जीवन में आई सभी कुछ बातें जो है मकबरे को पता है, क्योंकि लेखक अपनी सारी बातें दिन भर की मकबरे से जाके बोलते हैं, है ना. अब हम लेसन को सुरुवात करते. 25-30 वर्ष झाली तरी बीवीच्या मकबऱ्याला माझा आणि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नाही. खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो, मकबरा माझ्याकडे मी मकबऱ्याकडे. जीवाभावाचे दोन स्नेही असे रोज एकमेकांना भेटतात, तसे आम्हीही रोज भेटतो. अब यहाँ पे लेखक बता रहा है कि मैं और 25-30 साल हो गए बीबी का मकबरा और लेखक दोनों को एक दूसरे का कभी भी कंटाला नहीं आया, दोनों एक दूसरे से कभी भी बोर नहीं हुए, दोनों एक दूसरे की तरफ उसी तरीके से देखते हैं जैसे बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसी तरीके से मिलते हैं जैसे रोज़ बेस्ट फ्रेंड जो है मिलते हैं. तो वो बोलते हैं कि माझीनी त्याची ही मैत्री फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे. यानी उसकी मकबरे की और लेखक की जो दोस्ती है वो सिर्फ मकबरे को और लेखक को ही मालूम है और किसी को नहीं मालूम. कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही आणि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही, आणि दोनों को एक दूसरे से मिले बिना चैन नहीं पडता. करमत नाही, करमना यानी चैन नहीं पडना. ठीक है, माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळे मकबऱ्यावरून गेलेली आहे. लेखक बोलता है मेरा जो यूनिवर्सिटी जाने का, विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी है ना, तो यूनिवर्सिटी जाने का मेरा रास्ता ही मकबरे पर से जाता है. तर वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहतात. वो बोले अगर साल भर में बारिश में अगर कोई 2-4 बारिश बहुत बड़ी हुई तो वो जो मकई गेट है वहाँ से पानी के लोंढे यानी भरपूर प्रवाह में जो है पानी वहाँ से नीचे की तरफ आता है और आणी फेसाळताना दिसू लगतात. और वो पानी इस तरीके से दिखता है जैसे कि उसमें किसी ने सर्फ या साबण मिला दिया हो, तो जो सफ़ेद फेस हो जाता है वैसा दिखता है. आणि मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठडे मुला माणसांनी फुलून जातात. और फिर वो जो मकई गेट के पास का जो पुल है यानी वहाँ का जो ब्रिज है, वहाँ वो जो प्रवाह है पानी का वो देखने के लिए, उस पानी के फेसाळते हुए पानी को देखने के लिए लोगों की जो है भीड़ वहाँ जम जाती है. आणि त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची माझी वाट चिकाळते. यानी लेखक बोलते उस समय जो है वहाँ जाने का रास्ता पूरा चिखल से भर जाता है, अर्थात कीचड़ से. चिखाळते मतलब कीचड़ से भर जाता है ना, कीचड़ हो जाता है. तिथल्या अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं. और बोले कि वो जो पुल है एक तो अरुंद यानी बहुत कम नैरो है, नैरो अरुंद यानी नैरो, तो उस पुल पे से भी पानी बहने लगता है. मग स्कूटर नेणं अशक्य होतं और इसीलिए वो स्कूटर फिर वहाँ से लेकर नहीं जा पाते. अशा
दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो. ऐसे समय में वो मकबरे से नज़र चुका के जयसिंहपुरे पर से जाते हैं, अजिंठा आर्च की तरफ मोड़ लेते हैं, जहाँ से वो विद्यापीठ में यानी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाएं. पण तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसं कावरं बावरं होऊन जातं. वो बोले कि जब मैं ऐसा वहाँ से जाता हूँ और जिस समय मतलब मैं मकबरे के सामने से नहीं जाता हूँ, रास्ता चुरा के दूसरी तरफ से जाता हूँ, तो मेरा मन जो है वो एकदम से बेचैन हो जाता है. कावरं बावरं होणे मतलब बेचैन होणे, गोंधळणे, है ना. मतलब वो उनका जो मन है बिल्कुल लगता नहीं, थोडंसं अपराधासारखं वाटायला लगतो. उनको लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है क्या, मैं वहाँ से नहीं आया. इन्होंने अपने मन में जो है ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ गुनाह कर दिया, आज मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए नहीं गया. वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, और मन में सोचते हैं कि देखो मेरा फ्रेंड जो है मकबरा वो आज मेरी राह देख रहा होगा, वाट याने राह देखणार. ठीक है. काल दिवसभर काय काय घडलं ते सांगायला उत्सुक असेल. और वो बोल रहे कि मकबरा जो है मुझे सब बताने के लिए उत्सुक होगा कि कल क्या क्या हुआ, काय काय घडलं यानी क्या क्या हुआ. दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल. यानी दिन भर में वहाँ पे दुनिया भर के लोग वहाँ उसको देखने के लिए आते हैं, तो वो सारी बातें बताने के लिए वो मुझे उत्सुक होगा. आपण काय काय केलं ते ऐकायला त्याचे मिनार आसुसलेले असतील. अब यहाँ देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि लेखक ने क्या क्या किया, ये सुनने के लिए वो जो मकबरा है उसके जो मीनार है वो आसुसलेले असतील यानी उनको वो ललचाई हुए होंगे, लालायित होंगे सुनने के लिए लेखक की बात. क्योंकि लेखक क्या करते हैं, अपनी सारी बातें उनको जाके बताते हैं. और लेखक का कहने का मतलब है कि वो जो उसके मीनार हैं वो मीनारे उसके कान हैं ना, किसके, अपने मकबरे के, है ना. तो बोले मकबरे के जो है वो मीनार जो है वो कान है, तो वो मकबरे के जो कान है वो भी तो मेरी बातें सुनने के लिए जो है बेचैन हो गए होंगे, लालायित हो गए होंगे. आज मी का आलो नाही या विचारानं त्याचं मनही गलबलून गेलं असेल. वो बोले कि आज मैं क्यों नहीं आया, इस बात से उसका जो मन है वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो गया होगा. अशा वेळी मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो तरी माझं मन मात्र उदासवाणं होतं. अब लेखक बोल रहे कि ऐसे समय में अगर मैं विद्यापीठ के गेट में से चला भी जाऊं तो भी मेरा मन बड़ा उदास रहता है. खरं तर गेटमधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात. बोले जब हमारे यूनिवर्सिटी में अंदर की तरफ जाते हैं तो गेट के अंदर से सामने ऐसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, डोंगर यानी पहाड़, वो कितने सुंदर दिखते हैं. श्रावणातील हिरव्या लवीनं ते मोठे गोझिरवाणे वाटतात. यानी श्रावण महीने में जब वहाँ पे जो बारीक बारीक घास उग जाती है, तो बोले कि वो जो कवड़ी कवड़ी गवत यानी घास जो है वो वहाँ पे हरी हरी हो जाती है, और वो बहुत गोजिरवाणी यानी बहुत सुंदर, ग्रेसफुल, प्रीटी लगने लगती है. गोजिरवाणी मतलब प्रीटी, ब्यूटीफुल, है ना, ग्रेसफुल. क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीनं ते न्हावून निघतात. और जो छोटी छोटी घास की जो तृण है वो बाहर जब निकलती है तो वो बारिश के पानी से ऐसे नहा के निकली हुई हरी हरी कोमल कोमल बहुत सुंदर दिखाई देती है. त्यांची कांती तेजोमय झालेली असते. यानी वो एकदम नई नई जो पत्तियाँ हैं वो एकदम कांतिमय, तेजमय, एकदम तेजस्वी दिखाई देती है. क्षणात पडणाऱ्या कोवळ्या उन्हानं ते तुकतुकीत दिसायला लागतात. और सुबह सुबह की जो धूप है वो अगर उसके ऊपर पड़ जाए तो एकदम फ्रेश दिखने लगते है. तुकतुकीत यानी फ्रेश, है ना. त्यांच्यातून ओसळणारे झरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल खोल दडवून ठेवतो. वो बोले उस पहाड़ पे से जो झरे यानी झरने बहने लगते हैं बारिश के पानी से, उनको मैं हर साल देखता रहता हूँ. मेरे मन के भंडार में, कोश यानी भंडार, है ना, तो मैं उसको मेरे मन के भंडार में अंदर ही अंदर खूब अंदर डाल के उसको दबा के रखता हूँ. दडवून यानी इकट्ठा करके दबा के रखता हूँ. ह्या झऱ्यांचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच फुलवत असतात. और वो जो साल भर अपने हृदय में अंदर कहीं मन के भंडार में जब भर के रख लेते तो साल भर वो जो भरा हुआ सुंदरता है उसकी बर्फ़ों जैसी तुषार यानी ठंडी हवा, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि बर्फ़ की बौछारें होना, है ना, बारीक बारीक बर्फ़ की बौछारें होती ना वैसे. तो उससे उसको लेखक को जो है हमेशा ठंडावा मिलते रहता है. उनका मन जो है खिला खिला रहता है, ताजा तवाना रहता है. ठीक है. दुरूनच निपट निरंजनाची समाधी त्या आसमंताला शुचितेची, पावित्र्याची जणू साधच देत असते. अब वहाँ पे निपट निरंजन की एक समाधि है, वो एकदम पवित्र समाधि मानी जाती है. शुचित यानी पवित्र, ठीक है, और पावित्र्याची मतलब भी पवित्र. ऐसा लगता है कि वो सब जगह जो है उतना पूरा जगह जो एकदम पवित्र
पवित्र, एकदम सुंदर और एकदम स्वच्छ है। विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल शुरू झाली। अब लेखक जो है यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं और अंदर जाने के लिए जैसे ही चलने को होते हैं कि डांबरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोळी वळण घेत, यानी अंदर जाते हैं तो जो डामर का काला रास्ता बना हुआ, पक्का रास्ता बना हुआ है, वो नागिन के जैसे मोड़ उसके अंदर बने हुए, कभी सीधी तो कभी मुड़ती हुई, ऐसे वो है वळण यानी मोड़। अतिथीगृहावरून नि मुलांच्या वसतिगृहावरून सावकाश सरपट जात असते। और बोले कि अतिथिगृह यानी वहाँ गेस्ट हाउस भी बना हुआ है उस यूनिवर्सिटी में, और वसति गृह यानी हॉस्टल बना हुआ है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए रहते हैं। तो उनके सामने, उनके उस बिल्डिंग के सामने से जो है ये रास्ता कभी सीधा तो कभी टेढ़ा होता हुआ निकल जाता है। विज्ञान विभागांना एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विद्याशाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते त्याच वेळी मी शेडमध्ये स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेकडे येत असतो। वो बोले जैसे ही आगे विज्ञान की यानी साइंस की इमारत आती है ना, साइंस डिपार्टमेंट आता है, उसी के बाजू में आर्ट का डिपार्टमेंट है, और वहीं इमारत यानी बिल्डिंग है, वहाँ पर लेखक जो है अपनी स्कूटर उस शेड में यानी जहाँ पे गाड़ियाँ रखने की जगह है उस शेड में रखते हैं और अपने अभ्यासिकेकडे मतलब अपने रूम की तरफ जहाँ उनको पढ़ाना है वहाँ जाते हैं। खरं तर शेडमध्ये स्कूटर ठेवत असताना मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेत मला दिसतो, यानी घूम फिर के जब वो यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं तो वहाँ से भी उनको मकबरा थोड़ी दूरी पे दिखाई देता है। त्याच्याकडे पाहण्याचं साहस मला होत नहीं, पर लेखक बोलते हैं जब वो दिखता है मेरे पापणीच्या कडेत मतलब आँख के एक तरफ कोने में वो मुझे दिखाई देता है, परंतु मेरा उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं होती, साहस नहीं होता। खालच्या मानेनं मी ब्रीफकेस हेलकावत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो, और इसीलिए मैं बोले नीचे की तरफ गर्दन डाल लेता हूँ और हाथ में मेरा ब्रीफकेस जो है हिलाते हुए, हेलकावत यानी हिलाते हुए अपने रूम में प्रवेश करता हूँ। वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घेत घेत पण अभ्यासिकेत येताच समोरच्या खिडक्यांच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा। अब वो बोले कि मैं इतना सब कुछ उससे नज़र चुरा के जो रास्ते में बच्चे मिलते हैं उनसे बात करते करते, हंसते हुए, उनको हाय हेलो करते हुए, गुड मॉर्निंग करते हुए अपने रूम में जब मैं जाता हूँ तो वो जो सामने खिड़की है उस खिड़की के कान यानी खिड़की के जो दरवाजे हैं उसको खिड़की के कान बोला है यहाँ पे ना, तो खिड़कीच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो, यानी भगवान के समान वो वहाँ पर जो है खड़ा रहता है ना। ऐसा यहाँ पे जो है हमको लेखक बता रहे कि दत्त बन के वो वहाँ पे खड़ा रहते हैं, यानी भगवान के समान वहाँ खड़े रहते हैं। चकवलस ना आज मला, और बोलते हैं कि क्यों, आज तू मुझे चकमा दे के चला गया ना। तो फिर लेखक बोलते हैं और थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का। फिर वो मकबरा लेखक से बोलता है तू थोड़ी देर अगर रुक जाता, थांबला असता मतलब रुक जाता, तो क्या पुल पे का पानी कम नहीं हो जाता क्या, मग माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं, और फिर जब पानी कम हो जाता तो तुझे मेरे रास्ते से जाते आता था कि नहीं। हो पण, लेखक बोलता है हाँ पर, फिर उतने में ही मकबरा बोलता है पण नाही नि बीण नाही, यानी पर वर कुछ नहीं, तुला आज मला चुकवायचं होतं, भेटायचंच नव्हतं, तुझे आज मुझे तेरी इच्छा ही नहीं थी आज मेरे से मिलने की, ऐसा मकबरा बोल रहा है। नाही रे तसं नाही, पण लेखक बोलता है अरे नहीं रे वैसा नहीं है। मग मी गया वया करत म्हणतो, यानी मैं निवेदन करता हूँ, नम्रता से उससे बात करता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं। अपने फ्रेंड से अगर कोई फ्रेंड नाराज़ हो तो हम इसी तरीके से बात करते हैं कि नहीं, ऐसे ही फिर लेखक उनसे बोलते अरे नहीं ऐसा बात नहीं है, नी तो पुन्हा दरावून म्हणतो। और फिर जब लेखक बोलता है अरे ऐसी बात नहीं है तो फिर वो मकबरा उनको फिर से दरडावून मतलब डरा के जोर से आवाज़ में उनको धमका के बोलते पण नाही नि बीण नाही, तुला चुकवायचं होतं, तुझे मेरे पास आना ही नहीं था, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, नक्कीच चुकवायचं होतं। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, और मुझे मालूम है कि तू पक्का मेरे पास से आना नहीं चाहता था, क्योंकि अब तुझे मेरा कंटाला आ गया है, तू मुझसे बोर हो गया है। कंटाला यानी बोर। मला कालच सारं सारं सांगायचं होतं, नी तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतलीस जयसिंगपुराच्या वाटेनं। और बोले मेरे को तेरे को कल बहुत कुछ इतना सारा सारा बताना था, लेकिन तूने तो सीधे आगरे से छुटका ही कर ली और
और जयसिंहपुर के रास्ते से चला गया आणि मग मकबरा खो खो करून हसू लागतो और फिर वो जो मकबरा है वो लेखक के सामने जोर जोर से हंसने लगता है। मीही त्याच्याबरोबर मनसोक्त हसतो। खूप खूप हसून झाल्यावर तो मला म्हणतो, असं नाही हं करायचं पुन्हा, आणि मीही त्याला म्हणतो असं नाही हं करायचं पुन्हा। यानी जब ऐसा हो जाता है, जब मकबरा हंसने लगता है तो वो हंसते हंसते बोलता है कि अब नेक्स्ट टाइम से ऐसा कभी नहीं करना हाँ। और फिर लेखक भी उससे बोलता है तुमने भी ऐसा कभी नहीं करना हाँ, असं नाही हं करायचं पुन्हा, ऐसा फिर से कभी नहीं करना, पुन्हा यानी फिर से। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपं पाहिली आहेत। अभी लेखक बोल रहे हैं कि मैंने मेरे क्लासरूम में की खिड़की के अंदर से मकबरे के कितने विस्तीर्ण बड़े बड़े रूप देखे, यानी विस्तीर्ण क्षेत्र, खिड़की छोटी सी रहती है उसमें से बाहर का बहुत बड़ा जग दिखाई देता है ना, तो यानी उसके रूप देखे हुए, सकाळची, दुपारची, संध्याकाळची, नि रात्रीची। मैंने मकबरे को सुबह भी देखा है, दोपहर को भी देखा है और शाम को भी देखा है और रात को भी देखा है, ऐसा लेखक यहाँ बोल रहे। माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे नि हिवाळे मकबऱ्यानं पाहिले आहेत। वो बोल रहे कि मेरे भी जीवन में के जितने भी उन्हाळे म्हणजे गर्मी के दिन, पावसाळे यानी बारिश के दिन, हिवाळे यानी ठंड के दिन, असे मकबऱ्यानं पाहिले आहेत। यहाँ पे उन्हाळे, पावसाळे, हिवाळे ये मौसम तो बता रहे हैं, उनके जीवन में आने वाले मौसम को जो है मकबरे ने देखा है, वो चाहे सुख के हो, चाहे दुख के हो, चाहे जैसे हो। अब वो बोल रहे हैं की तासन तास मी महानुभाव पोथ्यांच्या सांकेतिक लिप्यात डोकं खुपसून बसे, यानी वो बोल रहे हैं कि मैं सांकेतिक लिपि वाली जो पोथियाँ यानी ग्रंथ होते हैं उनके अंदर दिन दिन भर कई कई घंटों तक, तासन तास यानी कई कई घंटों तक सिर डालकर, डोकं खुपसून बसे यानी सिर डालकर बैठा रहता था, तेव्हा मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रांवर शीतलतेचा छिड़काव केलेला आहे। और उस समय ये मकबरे ने ही मेरी आंखों में जो है शीतलता, ठंडावा की बौछार दी है। क्यों? क्योंकि खिड़की में से जब वो मकबरे की तरफ दिखते थे तो उनकी आंखों को बड़ी शीतलता प्रदान होती थी। 13व्या शतकाच्या चोंभा कवीच्या उदाहरणासारख्या अपूर्व काव्यांच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे, त्या त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। अब वो बोल रहे हैं कि जब मैं 13वीं शताब्दी के चोंभा कवि एक है उनके उखारणा सारख्या अपूर्व काव्यांच्या, मतलब उनके काव्य जो लिखे हुए उनके संपादन का जो स्वाद वो लेते थे, मज़ा जब लेते थे पढ़ने का, उस समय उस मज़े के जो साक्षीदार है वो उनके एकांतवास में कौन होता था, तो वो मकबरा ही होता था। मराठवाड्यातल्या मराठी शिलालेखांचा कोरीव अक्षरांच्या खोबणीत जेव्हा माझे डोळे तासनतास धसत, यानी जब मराठवाड़े में के किसी भी शिलालेख के ऊपर कोरीव अक्षरों में जो यानी खोद कर जो लिखा जाता है, कोर कर जो लिखा जाता है, उसको जब वो कई कई घंटों तक बैठकर पढ़ने की कोशिश करते, अपनी आंखें उसमें गड़ाए रखते, उस समय जब थकून रुतून जाते आणि उनकी आंखें जब थक जाती, तेव्हा मकबऱ्याच्या मिनारीनीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला है। और लेखक जो काम करते करते जब बहुत थक जाते, तब ये जो मकबरा है इसकी जो मीनारें हैं वही लेखक के पीठ पर जो है ममता का हाथ घुमाती थी, जैसे माँ की ममता होती, माँ के समान ममता का हाथ घुमाती थी। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटांनी त्यानेच मला सावरला है। वो बोले, लेखक बोला, जब मैं अपने कमरे में बैठ के यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहता था, तब उस कांच की खिड़की में से अपने लंबे लंबे हाथ अंदर डाल के अपने नाजुक नाजुक उंगली से इस मीनार ने ही मुझे क्या किया है, संभाला है, संवारा है। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। लेखक बोलते जो ग्रंथ उन्होंने लिखा उसको राज्य का स्टेट लेवल का जो है पुरस्कार मिला। माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, यानी उनकी जो व्याख्यानमाला है वो बहुत प्रसिद्ध हुई। गाजल्या मतलब प्रसिद्ध होना। आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, यानी आदर्श प्राध्यापक, आदर्श टीचर उनको माना गया और उनका सम्मान किया गया। मला डीलिट मिळाली, यानी उनको डीलिट की उपाधि मिली, पदवी मिली। राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सम्मान झाला, यानी स्टेट लेवल के प्राध्यापक का सम्मान भी उन्हें प्राप्त हुआ। संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, यानी लेखक ने संत साहित्य चिंतना ये बुक लिखी है और इस उनके ग्रंथ को जो है सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का पुरस्कार मिला। मला परदेशाची निमंत्रणे आली, लेखक को जो है विदेशों से भी बुलावे आए,
की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्र आणि तारं माझ्या टेबलावर येऊन पडत, ती पाकिटं फोडून ह्या बातम्या मी प्रथम कुणाला सांगत असे. अब ये सब जैसे कहीं से निमंत्रण आया, कुछ हुआ, उनको ये सम्मान मिला, ये आदर मिला, सम्मान मिला, ये पदवी मिली, तो ये सब के जो भी उनके टेबल के ऊपर जो लिफाफे आके रखे रहते थे, कभी लेटर आते, कभी तार यानी पहले टेलीग्राम वगैरह आते थे ना वो, तो उनके टेबल के ऊपर जब रखे रहते थे, तो वो जब वो पाकिट को जब खोलते थे, वो लिफाफे को जब खोलते थे, तब ये सबसे पहिले वो किसको बताते थे, तर काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणाऱ्या मकबऱ्याला. तो बोले मेरे पढ़ाई का जो रूम है उसमें से सबसे पहले कांच की खिड़की में से जो मकबरा मेरी तरफ एक टक लगा के देखता रहता था ना, टकटकी लगाकर, उसको ही मैं ये सबसे पहले बताता था. मग मकबऱ्याचे मीनार मिस्किलपणे हसत डोलत. और फिर मकबरे के मीनार को जब मैं ये बात बताता तो वो मेरी मजा लेते, मिस्किलपणे यानी मज़े से मुस्कुराते हैं ना, जैसे कोई वो उनकी चुटकी काट रहे हो, ऐसे उस तरीके से मुस्कुराते कि हे अच्छा अभी तू इतना बड़ा आदमी हो गया, तुझे इतने सम्मान मिले ऐसा. आणि लेखक यहाँ पे क्या बोल रहे, एक मिनिट, हाँ, मिस्किलपणे हंसत डोलत. त्याचा घुमट तरारून ये, और जो मकबरे का घुमट रहता है ऊपर का, जो बड़ा सा एक घुमट का आकार रहता है ना, मीनार का बड़ा बीच में बना हुआ, वो जो घुमट है वो एकदम से अपनी गर्दन टाइट कर लेता, उसको मेरे ऊपर बड़ा गर्व होता है. ये यहाँ पे लेखक बोलना चाहता है. माझ्या यशानं त्यालाही तेज चढे, यानी जैसे लेखक को प्रसिद्धि मिलती है, लेखक फेमस होता है, वैसे वैसे उसका जो जोश है, उसका जो तेज है, वो मीनारों पर और उस मकबरे के ऊपर दिखाई देता था. त्याच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड न्हावून निघत असे. उसके प्रेम की दृष्टि में, उसके प्रेम की नज़र से मैं पूरी तरह से नहाकर निकल जाता था. अखंड यानी पूरा, न्हावून यानी नहा के निकल जाता था, यानी उसकी जो दृष्टि है उस मकबरे की, वो उसके ऊपर इतने प्यार का वर्षाव करती थी, प्यार की वर्षा देती थी उसको. माझ्या आयुष्यात या स्नेहाळ क्षणांना फार फार मोलाचं स्थान आहे. और फिर लेखक बोलते हैं कि मेरे जीवन में इस प्रेम के लिए, मकबरे के प्रेम के लिए और इन क्षणों के लिए जो मैंने उसके साथ जिए हैं, बहुत कीमती स्थान उनका मेरे जीवन में है. हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवलेले आहेत. और फिर लेखक बोलते हैं कि मैंने अपने दिल के कोने में इसको बहुत अंदर तक खोल यानी खूब गहरे उसको जप के रखे हुए, अच्छे से रखे हुए, दडवून ठेवले आहे, दबा के रखे हुए. मकबऱ्यानं जसं माझं सुख पाहिलं तसंच दुःखही अनुभवलं आहे. लेखक बोलते हैं जैसे मकबरे ने मेरा सुख देखा वैसे मेरे दुःख भी देखे हैं. ते गेली 25-30 वर्ष हा आसूचा खेळ अविरत चाललेला आहे. अविरत यानी निरंतर. तो बोले पिछले 25-30 सालों से ये हंसने और रोने का जो खेल है हमारा निरंतर चलता आ रहा है, इसमें कभी कोई खंड नहीं पड़ा. या पुढंही असंच चालणार आहे. लेखक बोला इसके आगे भी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा. माझ्या मनातला मकबरा माझ्याबरोबर युगानुयुग अशीच वाटचाल करणार आहे. वो बोले मेरे मन में का ये जो मकबरा है ये मेरे साथ इसी तरह युगों तक चलता रहेगा. हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील, चाहे कोई भी, यहाँ कहने का हिवाळ्यात, पावसाळ्यात नि उन्हाळ्यात देखील, यहाँ लेखक बोलना चाहते हैं चाहे मेरे जीवन में कोई भी मौसम आए, कैसा भी समय आए, ये मकबरा मेरे साथ हमेशा हमेशा ऐसा ही चलेगा और ऐसा ही रहेगा. तो विद्यार्थियों, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मकबरा माझ्या मनातला ये लेसन आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा. आपको समझ में आया ना कि लेखक का जो बेस्ट फ्रेंड है वो कौन है, मकबरा है. देखिए कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा फ्रेंड लेखक ने अपने जीवन में बनाया है. इसी तरह से हमें भी किसी न किसी चीज़ को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए, ताकि हम अपने मन की कोई भी बात उनसे खुल के बोल सके और उसके साथ अपने सुखों को और दुखों को बांट सके. तो यहाँ पर लेखक ने कितने अच्छे से जो है खुद ही जो है मकबरा क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, वो भी जो है इमेजिन कर लेते हैं लेखक, और उनको जो बोलना है वो भी बोल देते हैं. तो मुझे तो माझ्या मनातला मकबरा माझ्या मनातला ये लेसन मुझे बहुत ही अच्छा लगा. आपको कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा. और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए. अभी जो कोरोना वायरस के कारण जो सब दूर लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो इस लॉकडाउन में घर में बैठ के ही आप पढ़ते रहे. मैं आपको पूरा जो अध्ययन सामग्री है वो आपको इसी तरह से भेजती रहूँगी यूट्यूब के माध्यम से. आप घर पर बैठिए, पढ़िए और